दोस्तों, आज हम जाने दुश्मन एक अनोखी कहानी मूवी का एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत राजेश की शादी से होती है। जय के सभी दोस्त बधाई देने आते हैं। फिर दोनों रूम में जाते हैं और जब राजेश उसका घूंघट ऊपर करता है तब इसका चेहरा कंकाल में बदल जाता है। और जब भी इसका चेहरा देखता है तभी डर कर उसे दूर हो जाता है। फिर पूरी कंकाल बन जाती है और इसे काफ़ी मारकर रूम से नीचे फेंक देती है। और फिर इसके दोस्त इसे देखकर इसके पास आते हैं और इसे पूछते हैं कि किसने किया। पर राजेश माय वाइफ इतना कहकर ही मर जाता है। तब अशोक, प्रेम और वित्तर उसके रूम में जाकर देखते हैं पर इन्हें या उसके कपड़े के सिवा कोई नहीं मिलता। इसके बाद ये तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ इंस्पेक्टर इनसे उस लड़की के बारे में पूछता है पर इन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तब इंस्पेक्टर कहता है कि सिर्फ इन कपड़ों से कातिल को पकड़ पाना नामुमकिन है। तभी विक्टर को याद आता है और बताता है कि उसने शादी के रिसेप्शन में कुछ फ़ोटोज़ खींची थी जिसमें वो भी है। तब इंस्पेक्टर कहता है कि तो फिर जल्दी जाकर वो फ़ोटोज़ लेकर आओ। और जब विक्टर रूम में जाकर उन फ़ोटोज़ को देखता है तब इसमें वो लड़की होती ही नहीं है। ये देखकर ये शॉक्ड हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो कंकाल और जिसने राजेश को मारा वो दिव्या होती है जो कि मर चुकी होती है और आत्मा होती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि दिव्या के भी कुछ दोस्त होते हैं, अतुल, विजय, विवेक, अब्दुल, प्रेम, वित्तल और अशोक और इनकी गर्लफ्रेंड। सब इसकी बहुत इज्जत करते हैं सिवाय राजेश और मदन को छोड़कर। इसके बाद राजेश और मदन दिव्या के रूम में खिड़की से अंदर आ जाते हैं और जब दिव्या आकर आती है तभी इन्हें बैठे पाते हैं। फिर मदन खिड़की भी बंद कर देता है और इसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं पर तभी करण आ जाता है जो कि दिव्या का प्रेमी होता है और इन्हें काफ़ी मारता है। फिर करण इन दोनों को इस कॉलेज के प्रिंसिपल जोसेफ के पास लाता है और इन्हें बताता है कि इन दोनों ने गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर एक लड़के के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है, जिस पर प्रिंसिपल इन दोनों को कॉलेज से रेस्टिकेट कर देने को कहते हैं। तभी दोनों इनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आज के बाद हम ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। तभी कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई माफ़ कर सकता है तो वो है दिव्या। इसके बाद ये दोनों दिव्या के पास जाकर उससे माफ़ी मांगते हैं, जिस पर विजय दिव्या से कहता है कि कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, माफ़ कर दो। पर दिव्या इन्हें माफ़ नहीं करती। तभी अब्दुल आ जाता है और कहता है कि मैं एक जोक सुनाता हूँ, अगर उस पर दिव्या मुस्करा गई तो समझना तुम्हें दिव्या ने माफ़ कर दिया। फिर अब्दुल के जोक सुनाने पर दिव्या मुस्करा जाती है। इसके बाद करण दिव्या को बताता है कि आज मैं बिजनेस के सिलसिले में लंदन जा रहा हूँ और वहाँ से आते ही हम शादी की तारीख तय कर लेंगे। तब दिव्या करण को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर करण कहता है कि तुम मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आ सकती क्योंकि मेरा छोटा भाई विवेक मुझे छोड़ने आ रहा है। इसके बाद विवेक अपने बड़े भाई करण को छोड़ने आता है। फिर करण चला जाता है। इसके बाद देखते हैं कि बाहर मौसम ख़राब होता है और बहुत हवा चल रही होती है। फिर जब दिव्या उठकर खिड़की बंद कर रही होती तभी इसे किसी की आवाज़ सुनाई देती जैसे इसे कोई बुला रहा हो। तभी दिव्या को बाहर जाते हुए देख लेती है और उसके पीछे पीछे जाती है। फिर दिव्या इस आवाज़ के पीछे करते करते यहाँ आ जाती है जैसे आवाज़ आ रही होती है, जिससे दिव्या बेहोश हो जाती है। फिर दिव्या को वो लड़की उठाकर लेकर आती है जो इसके पीछे पीछे जा रही थी। तभी इसे पूछती है कि तुम वहाँ कैसे पहुँच गए, जिस पर दिव्या कहती है कि पता नहीं मैं वहाँ कैसे चली गई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बुला रहा हो। इसके बाद ये सब कॉलेज चली जाती है और जब दिव्या कॉलेज जा रही होती है तभी बारिश आ जाती है। फिर ये उसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है जहाँ इसे फिर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और इसे वसुंधरा कहता है। फिर दिव्या उसे सामने आने के लिए कहती है। तब अंदर से एक नाग आता है और फिर वो इंसानी रूप में आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे सदियों से इंतज़ार कर रहा हूँ। तब दिव्या कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, जिस पर कपिल कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि इंसान अपने हर पिछले जन्म को भूल जाता है। और कहता है कि तुम इन रिश्तों के लिए तो रुक जाओ जो सदियों से तुम्हारों में बीच में है। जिस पर दिव्या कहती है कि ना तो मैंने सदियाँ देखी और ना तुम्हारों में बीच में कोई रिश्ता है। तब कपिल कहते हैं कि तो फिर मेरे गीत को सुनकर बेसुध होकर यहाँ क्यों चली आई, क्योंकि वो इसलिए कि तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई अटूट संबंध है, वसुंधरा। जिस पर दिव्या कहती है कि मेरा नाम वसुंधरा नहीं दिव्या है। तब कपिल कहते हैं कि इस जन्म में तुम्हारा कोई भी नाम हो पर तुम्हारा असली नाम वसुंधरा है और मेरा कपिल, और हम दोनों एक ही योनि में थे। मैं एक नाग हूँ और तुम मेरी प्रेमिका थी। जिस पर वसुंधरा कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब
कपिल कहता है कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मेरे नाक बनते ही मेरे माथे पर जो मणि होगी उसे उठाकर अपनी जीभ से छूना, तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। फिर कपिल के नाक बनने पर दिव्या उसकी मणि अपनी जीभ से छू लेती है। फिर हम देखते हैं कि जब ये दोनों एक पर्वत के ऊपर नाच रहे होते हैं और इसके नीचे एक साधु भी तपस्या कर रहा होता है, तभी पर्वत टूट जाता है और साधु के ऊपर मिट्टी कंकड़ गिरने लगते हैं, जिससे उनकी तपस्या भंग होने लगती है। फिर ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर इन्हें ये दोनों नाग नागिन के रूप में दिखाई देते हैं। फिर साधु उनसे कहता है कि तुम दोनों ने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी, क्योंकि आज पूर्णमासी की रात को मेरा ईश्वर से मिलना निश्चित था, पर तुम दोनों ने उसे खंडित कर दिया। तब साधु इच्छाधारी नाग कपिल को शर्म देते कि जिस नागिन से तू अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हो, आज उसके सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिस पर ये दोनों पत्थर पर सर पटक पटक कर उनसे माफ़ी मांगते हैं। तभी सूर्य डर जाता है और वसुंधरा की मृत्यु हो जाती है। फिर साधु कपिल को वसुंधरा को वापस पाने के लिए एक उपाय बताते हैं, जिसमें उसे बताते हैं कि तुम्हें उसके लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और बताते हैं कि वसुंधरा का जन्म 21वीं सदी में एक कन्या के रूप में होगा और उसी जन्म में तुम दोनों का प्रेम अमर हो जाएगा। और उसे बताते हैं कि आज से इस पेड़ में ही तुम्हारा वास होगा और 21वीं सदी में वसुंधरा के पुकारने के बाद ही तुम इस पेड़ से बाहर आओगे और तुम में ऐसी अद्भुत शक्ति आ जाएंगी कि तुमसे जीत पाना असंभव होगा, पर तुम्हारी पराजय केवल उस मनुष्य के हाथ होगी जिसमें ईश्वर की दी हुई दिव्य शक्तियाँ होंगी। फिर कपिल इसमें प्रवेश कर जाता है। इसके बाद दिव्या को सब कुछ याद आ जाता है, पर तभी दिव्या को करण की बात याद आ जाती है। फिर दिव्या यहाँ से भागकर अपने रूम में आ जाती है। फिर कपिल भी यहाँ आ जाता है और पूछता है कि तुम वहाँ से अचानक चली क्यों आए। तब दिव्या कहती है कि मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा है। अगर इस जन्म में मुझे तुमसे मिलना था तो फिर मेरे जीवन में भगवान ने किसी दूसरे इंसान को आने ही क्यों दिया। जिस पर कपिल कहता है कि जीवन के हर दुविधा का उत्तर इंसान के पास नहीं होता है, और जिस सवाल को भगवान ने जन्म दिया समय आने पर उसका उत्तर भी भगवान ही देंगे। तभी दिव्या को अतुल का टेलीफोन आता है। तब अतुल दिव्या को बताते हैं कि कल वैलेंटाइंस डे है, इसलिए हम सब कल नगदा पोर्ट में 11 बजे पार्टी रख रहे हैं। जिस पर दिव्या कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगी। फिर जब ये सब यहाँ बैठकर पार्टी का बाकी का प्लान कर रहे होते हैं, तभी दिव्या का वापस टेलीफोन आता है। तब राजेश आकर टेलीफोन उठाता है। तब दिव्या राजेश को बताती है कि अतुल को बताने कि कल मैं पार्टी में नहीं आ सकती। ये सुनते ही राजेश मदन को बुलाकर कहता है कि तुम उनमें से किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर राजेश अतुल, अशोक, अब्दुल, प्रेम, विवेक, वित्तल इन सब की आवाज़ बदल कर इसे फंसाने की कोशिश करता है। फिर यहाँ अतुल पूछता है कि मेरे घर में मेरे टेलीफोन पर राजेश किससे इतनी देर तक बात कर रहा है। जिस पर मदन कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। तब अतुल कहता है कि पर मेरे घर के टेलीफोन का नंबर उसकी गर्लफ्रेंड को कैसे पता। जिस पर मदन कहता है कि वो उस तीसरे तक का नंबर अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है, जाइए 15 मिनट से ज़्यादा बैठता है। फिर राजेश विजय की आवाज़ बदल कर दिव्या को नागदा पोर्ट में 10 बजे आने को कहता है। तब दिव्या कहती है कि ठीक है, मैं कल 10 बजे नागदा पोर्ट आ जाऊँगी। राजेश इसे 10 बजे नागदा पोर्ट इसलिए उसे धोखे से बुला रहा होता है क्योंकि इन दोनों को कॉलेज के सभी स्टूडेंट के सामने दिव्या से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इसके बाद दिव्या 10 बजे नागदा पोर्ट आ जाती है और बाकी सब दोस्तों को ढूंढती है। तभी राजेश और मदन आ जाते हैं। तब दिव्या इनसे पूछती है कि बाकी लोग कहाँ हैं। तब राजेश दिव्या को बताता है कि बाकी सब लोगों ने तुम्हें 11 बजे के बजाय 10 बजे बुलाया है और बताता है कि तुम्हें फंसाया गया है उस दिन जब तुमने नागदा पोर्ट में आने के लिए मना कर दिया था। तब हम सब दोस्तों ने एक प्लान बनाया और तुम्हें यहाँ बुलवाया। फिर दिव्या यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसे ये दोनों यहाँ से जाने नहीं देते। फिर ये दोनों दिव्या के साथ काफ़ी गलत हरकत करके चले जाते हैं। फिर दिव्या अपने पेट में नुकीला पत्थर मार देती है। फिर बाकी सब लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर विवेक एम्बुलेंस बुलाने को कहता है, पर दिव्या कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है और न मेरे पास आने की। फिर दिव्या सबका कारण इन सबको बताती है। तभी कपिल भी आ जाता है और इससे पूछते हैं कि तुम्हारा यह हाल किसने किया। जिस पर दिव्या कपिल को इसकी वजह इन सबको बताती है और इन सबको मार देने को कहती है। फिर कपिल मुँह से काफ़ी धूल छोड़ने लगता है, जिससे ये सब उड़कर दूर दूर गिरने लगते हैं। फिर ये सब अभी तो बचकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कपिल नाग बन जाता है। तभी हम देखते हैं कि
राजेश तो यहाँ से चला जाता है और मदन यहीं रहता है। फिर कपिल जो नाग बना होता है वैसे लिपट कर इसे मार देता है। इसके बाद अतुल फिर से एक पार्टी रखता है जिसमें अतुल इन सबको आने के लिए कहता है लोनावाला में। इसके बाद जब विट्ठल और सीमा लोनावाला जा रहे होते हैं तब रास्ते में इनके बाइक ख़राब हो जाती है। तभी एक कार आती है जिसमें विट्ठल सीमा को बैठा देता है। इसके बाद एक और कार आती है, तभी विट्ठल को कार में बैठा देता है और इसे सब कुछ पता होता है कि ये कहाँ जा रहा है और इसके दोस्त का नाम क्या है। ये सुनकर विट्ठल शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर ये कहता है कि मैं एक अनजानी आदमी हूँ जिसके साथ तुम आखिरी सफ़र कर रहे हो। तब विट्ठल पूछता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तभी हम देखते हैं कि ये कपिल होता है जो रूप बदल कर आया होता है और इसे मारकर नीचे फेंक देता है। फिर विट्ठल इससे दूर भागकर जंगल में कहीं आगे छुप जाता है, पर कपिल इसे ढूंढता रहता है। फिर विट्ठल एक पत्थर फेंकता है और जब ये इधर आता है तब विट्ठल कपिल के पैरों पर लकड़ी से मारता है जिससे कपिल गिर जाता है। तभी विट्ठल तुरंत यहाँ से जंगल से बाहर आकर कार स्टार्ट करके भागता है। तब कपिल भी इसका पीछा करता है और तभी कपिल के पास बाइक आ जाती है और कपिल विट्ठल के ऊपर से बाइक उड़ा देता है और आगे जाकर बाइक वापस घुमा लेता है। और फिर विट्ठल भी कार चलाता है और फिर कपिल उसकी गर्दन पर बाइक रखकर उसकी गर्दन तोड़ देता है जिससे वह मर जाता है। फिर कपिल विट्ठल बन जाता है। इसके बाद जब विजय रात को लोनावाला जा रहा होता है तब इसे हाईवे पर विट्ठल की डेड बॉडी मिलती है। फिर विजय इंस्पेक्टर से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तब इंस्पेक्टर बताता है कि इसका मर्डर किसी एक्सीडेंट से नहीं हुआ बल्कि इसकी गर्दन पर बाइक के टायर के निशान है। और ये भी बताता है कि ये आसपास के एरिया में हमारे क्लोज सर्किट कैमरे लगे हुए, पर अजीब बात तो ये है कि वहाँ से कोई बाइक गुजरी ही नहीं। इसके बाद विजय यहाँ पार्टी में आता है और सबको बताता है कि विट्ठल नहीं, विट्ठल का कातिल है और मैं अभी हाईवे पर विट्ठल की डेड बॉडी देखकर आ रहा हूँ। पर ये सब इसकी बात नहीं मानते और सीमा से भी कहता है कि तुम जिसके साथ नाच रही हो वह विट्ठल नहीं, विट्ठल का कातिल है। पर सीमा इसकी बात पर विश्वास नहीं करती और कहते कि हम दोनों पार्टी में साथ में आए थे। फिर जब अशोक विट्ठल को आईने के सामने ले जा रहा होता है तब ये वापस घूम जाता है और कपिल बन जाता है और तभी लाइट चली जाती है। फिर कपिल या अब्दुल के पास आता है और जब अब्दुल सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है तब कपिल उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लेता है और उसे काफ़ी मारकर नीचे स्विमिंग पूल में गिरा देता है। फिर अब्दुल बाहर निकलने की कोशिश करता है पर तभी कपिल नीचे आ जाता है, तभी लाइट आ जाती है। फिर कपिल पानी में बिजली छोड़ देता है। फिर अब्दुल की आवाज़ सुनकर सभी दोस्त बाहर आ जाते हैं। तब अब्दुल इनसे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, क्योंकि तुम्हें हंसाने के बजाय रुलाकर जा रहा हूँ। फिर अब्दुल मर जाता है। इसके बाद विवेक कहता है कि विट्ठल और अब्दुल की मौत के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि एक एक करके हम सब भी मारे जाएंगे। जिस पर अतुल कहता है कि अगर हम सब एक हो जाए तो हम आसानी से उनका मुकाबला कर सकते हैं। जिस पर अशोक कहता है कि पर हमें पहले ये पता कर लेना चाहिए कि उनके पास कैसी ताकत है, कितनी ताकत है। तब अतुल कहता है कि पर वो हमारे हाथ आएंगे कैसे। तब इस कॉलेज के प्रिंसिपल आ जाते हैं और बताते हैं कि वे लोग मौत से भी आगे जा चुके हैं, इसलिए तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और इन्हें बताते हैं कि मैं पैरासाइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ और कहते हैं कि अगर तुम सब इस मुसीबत का उपाय चाहते हो तो मेरे साथ आओ। फिर ये सब यहाँ आ जाते हैं। तब प्रोफेसर दिव्या को बुलाते हैं। फिर दिव्या आ जाती है। तब प्रोफेसर से पूछते हैं कि तुम्हारे गुनहगार राजेश और मदन थे और तुमने उनको मार दिया, पर अब्दुल और विट्ठल को क्यों मारा, उनका क्या कसूर था। जिस पर दिव्या कहती है कि बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई निर्दोष नहीं है, क्योंकि ये सब मेरी मृत्यु का कारण है। तब अतुल कहता है कि तुम हम पर इस तरह बार बार इल्ज़ाम लगाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो। जिस पर दिव्या कहते हैं कि क्या तुमने मुझे नगदा पटाने के लिए नहीं कहा था। तब अतुल कहता है कि हाँ कहा था तो, और जब मैंने मना करने के लिए तुम्हें वापस फ़ोन किया तब तुमने क्या कहा था कि अगर तुम नहीं चलोगी तो प्रोग्राम कैंसिल। जिस पर अतुल कहता है कि तुम्हारा ना तो मेरे घर कोई फ़ोन आया था और ना ही मेरी तुमसे कोई बात हुई थी। फिर दिव्या विजय से कहती है कि अब तो तुम भी यही कहोगे कि 11 बजे के बजाय 10 बजे तुमने नहीं बुलाया। तब विजय कहता है कि लगता है तुमने पागलपन में आत्महत्या की है, इसलिए तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है तुम बोलती जा रही है। और अशोक भी नई गाड़ी की बात को इनकार कर देता है। तब प्रेम विवेक दिव्या को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, पर दिव्या को इनकी बात पर यकीन नहीं होता।
फिर दिव्या इनसे कहते हैं कि हम भी तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारेंगे, जिस पर अतुल गुस्से में दिव्या की आत्मा पर शूट कर देता है। तब ये कहते हैं कि अमरराज चाकर भी दिव्या को नहीं बचा सकता है। तभी प्रीति को याद आता है। वह बताते हैं कि मुझे लगता है कि राजेश ने ही इन सब की आवाज़ बदल कर ये घिनौना खेल खेला है। जिस पर अतुल को याद आता है कि उस दिन जब हम घर पर बैठकर प्रोग्राम बना रहे थे तब राजेश किसी से बात कर रहा था, और मेरे पूछने पर मदन ने कहा था कि वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात करके उसे मना रहा है। फिर प्रोफेसर को विश्वास हो जाता है कि ये सब बेकसूर है। फिर इन्हें भगवान का लॉकेट देते हैं, पर अतुल इसे लेने से ये कहकर मना कर देता है कि वह इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। फिर नीता इनसे इस लॉकेट को ले लेती है और इसे पहनाने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि कपिल जीप से अतुल का एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, पर जीप अतुल के शरीर के अंदर से आर पार निकल जाती है और उससे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर अतुल शॉक्ड हो जाता है। फिर ये देखते हैं कि इसके हाथ में वो लॉकेट रह जाता है, जिसके कारण ये बच जाता है। फिर अतुल इस लॉकेट को पहन लेता है। इसके बाद जब अतुल नीता के पास जा रहा होता है तब अतुल इस लॉकेट को यही भूल जाता है, पर कपिल अतुल से पहले यहाँ जाता है और नीता को बेहोश कर देता है और इसका रूप धारण कर लेता है। फिर जब कपिल अतुल को नीचे खाई में गिराने वाला होता है तभी नीता आ जाती है और इसे बचा लेती है। फिर वो ईगल बन जाता है। इसके बाद कपिल अतुल को मारने आता है, पर कपिल उसे मार नहीं पाता क्योंकि अतुल की गले में लॉकेट होता है। फिर अतुल कपिल को नीचे फेंक देता है, पर कपिल बड़े आराम से नीचे आ जाता है। फिर कपिल यहाँ से बाइक से चला जाता है। इसके बाद अतुल भी नीचे आ जाता है और उसका पीछा करता है। फिर आगे एक ऑयल टैंकर जा रहा होता है, तब कपिल इसे लीक कर देता है, जिससे ऑयल गिरता जाता है। इस कारण अतुल की बाइक का टायर फिसल जाता है और गिर जाता है और उसका लॉकेट भी थोड़ा पीछे गिर जाता है। फिर अतुल अपना लॉकेट चेक करता है, पर उसके गले में नहीं होता है। फिर अतुल देखता है कि बहुत सारा ऑयल बिखरा होता है, और जब कपिल उसके पास जा रहा होता है तब अतुल पत्थर से उसमें आग लगा देता है, पर कपिल इसके अंदर से बहुत आराम से आ जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। फिर कपिल अतुल को बहुत मारता है। इसके बाद अतुल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। तब डॉक्टर बाहर आकर नीता को बताता है कि उसकी जान तो बच गई है, पर वो कोमा में चला गया है। इसके बाद देखते हैं कि रश्मि के बर्थडे पर प्रेम उसे विश करने आता है। तब पहले तो अशोक उसे बहुत मारता है, पर रश्मि के कहने पर वह उसे छोड़ देता है। पर इसके बाद दिव्या प्रेम में प्रवेश करके उससे अशोक को मरवा देती है। तभी उसका नौकर ये देख लेता है। ये देखकर जब प्रेम भाग रहा होता है तभी पुलिस आ जाती है और इसे ले जाती है। फिर जब इंस्पेक्टर से पूछता है कि तुमने अशोक को क्यों मारा, तभी रश्मि एडवोकेट मिस्टर बनर्जी को लेकर आ जाती है और बताती है कि उसके जन्मदिन पर प्रेम और अशोक के बीच हाथापाई हुई थी, पर उसे प्रेम ने नहीं मारा, बल्कि उसका पैर अचानक फिसल गया और उसका सिर पत्थर से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर प्रेम रश्मि से पूछता है कि तुम मेरे लिए झूठी गवाही क्यों दे रही हो, जिस पर रश्मि कहती है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद कोर्ट में वकील अशोक के नौकरों से पूछते हैं कि तुमने तुम्हारे साहब को मारते हुए किसे देखा। तब दोनों नौकर प्रेम का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इसी ने हमारे साहब को मारा था। फिर प्रेम का वकील मिस्टर बनर्जी कहता है कि ये दोनों मिस्टर अशोक के नौकरी करते थे और हो सकता है कि ये दोनों अपने साहब के लिए अपनी वफादारी साबित कर रहे हो, इसलिए फिर ये जज से रश्मि शर्मा को बुलाने की इजाज़त मांगते हैं। फिर रश्मि शर्मा कटघरे में आ जाती है। फिर मिस्टर बनर्जी से पूछते हैं कि मिस्टर अशोक को किसने मारा। तब रश्मि कहती है कि अशोक को से प्रेम ने मारा, जिस पर मिस्टर बनर्जी ऑब्जेक्शन कहकर रश्मि से कुछ सवाल पूछने की इजाज़त मांगते हैं, पर प्रेम मना कर देता है। इस वजह से जज प्रेम को फांसी की सज़ा दे देते हैं। फिर जब रश्मि बाहर आती है तब हमें पता चलता है कि वो रश्मि नहीं बल्कि कपिल होता है, जिसने रश्मि बनकर प्रेम को फांसी दिलवाई होती है, और असली रश्मि शर्मा को कपिल ने बांध रखा होता है, पर कपिल अब इसे छोड़ देता है। इसके बाद देखते हैं कि प्रीति के पापा इससे कहते हैं कि तुम्हारी शादी मेरे बचपन के दोस्त और बड़ाई के बेटे राजू से होगी, और विजय से उसकी शादी कराने से मना कर देते हैं। तब प्रीति कहती है कि मैं विजय के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। फिर ये राजू से कहते हैं कि आज तुम्हारा बॉक्सिंग कंपटीशन विजय के साथ है, अगर विजय को ऐसी जगह पर चोट लग जाए जिससे वो मर भी जाए और कोई पुलिस केस भी नहीं है। इसके बाद राजू तो आ जाता है पर विजय नहीं आता। तब प्रीति उसके पास जाकर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहती है,
पहले तो वो मना करता है पर वो मान जाता है और यहाँ आ जाता है। फिर कंपटीशन चालू हो जाता है जिसमें विजय राजू को काफ़ी मार रहा होता है। फिर दूसरे राउंड में राजू विजय को काफ़ी मार रहा होता है। फिर बेल लग जाती है पर प्रिंसिपल को थोड़ा शक होने लगता है कि विजय पिट कैसे रहा है। फिर भी दिव्या को बंदी बना लेते हैं और हमें पता चलता है कि राजू में दिव्या प्रवेश कर रखी थी जिस वजह से विजय पिट रहा था। इसके बाद तीसरे राउंड में विजय राजू को काफ़ी पीटता है और कंपटीशन जीत जाता है। इसके बाद कपिल दिव्या से कहते हैं कि अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता तो मैं राजू का रूप लेकर कंपटीशन में विजय को आसानी से मार सकता था। जिस पर दिव्या कहते हैं कि वो इसलिए कि विजय ही वो शख्स है जिसने मुझे 11 बजे के बजाय 10 बजे नागदा पोर्ट बुलाया जहाँ मेरी मौत हुई, इसलिए उसे सिर्फ मैं मारना चाहती हूँ। फिर दिव्या विजय में प्रवेश इस कारण कर जाती है क्योंकि उसका रॉकेट वह कंपटीशन में गुम गया होता है। फिर दिव्या विजय को लिफ्ट से ऊपर ले जाती है। विजय काफ़ी बचने की कोशिश करता है पर दिव्या उसे छत की डोरी पर खड़ा करके उसे धक्का दे देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद प्रीति विवेक को फ़ोन करके बताती है कि विजय की भी मौत हो गई। इसके बाद कपिल विवेक को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुझे 24 घंटों में मार दूंगा। फिर विवेक प्रिंसिपल के घर जाता है पर उनका वॉचमैन उसे बताता है कि वो तो घर पर नहीं है। जिस पर विवेक कहता है कि वे जब भी आए और जिस वक्त भी आए उन्हें कहना कि विवेक ने उन्हें अपने घर बुलाया है और मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। इसके बाद विवेक अपने भाई को फ़ोन करके बताता है कि वो कौन है, पता नहीं, उसने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया और उसने मुझे भी धमकी दी कि वो मुझे 24 घंटों में मार देगा। जिस पर करण कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं भी फ्लाइट पकड़ कर आ रहा हूँ। इसके बाद प्रिंसिपल विवेक के घर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है। तब विवेक उन्हें बताता है कि उसने मुझे 24 घंटों में मार देने की धमकी दी है, जिस पर भी विवेक से रॉकेट उतार देने को कहते हैं। फिर जब विवेक इनके कहने पर वो रॉकेट बाहर फेंक देता है तब हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल नहीं बल्कि कपिल होता है जिनका रूप लेकर विवेक से रॉकेट उतारवा देता है। फिर विवेक शॉक्ड हो जाता है। फिर कपिल विवेक को सोफे पर बिठाकर उससे ऊपर उठा देता है और उसे काफ़ी देर तक गोल गोल घुमाता है। तभी प्रिंसिपल आ जाता है और इसे नीचे उतार देता है और फिर कपिल भाग जाता है। फिर प्रिंसिपल से पूछते हैं कि तुम्हारा रॉकेट कहाँ है, जिस पर विवेक कहता है कि आपका रूप बदल कर आ गया और मुझसे रॉकेट उतरवा दिया। फिर जब ये उसका रॉकेट लेने के लिए बाहर जाता है तब वो वापस उसके भाई करण का रूप बदल कर आ जाता है और उसे चाकू मार देता है। तभी करण आ जाता है और जब उसे पकड़ता है पर वो वापस भाग जाता है। फिर जब करण इसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है तभी पुलिस आ जाती है और विवेक से पूछते हैं कि किसने मारा तुम्हें। तब विवेक अपने भाई करण का नाम लेता है पर करण कहता है कि वो मैं नहीं था, मेरा हमशक्ल था जिसने तुम्हें चाकू मारा, मैं तो तेरे भाई हूँ। करण और असली मुजरिम भाग गया पर इसके बात पर कोई विश्वास नहीं करता और इसे गिरफ्तार कर लेते हैं और इसे जेल में डाल देते हैं। तब इससे मिलने दिव्या आती है और इसके पास आकर आर पार हो जाती है और उससे कहती है कि अब तो तुम समझ गई होंगे कि मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। जिस पर करण पूछते हैं कि पर ये सब कब और कैसे हुआ। तब दिव्या बताती है कि मुझे धोखे से बुलाकर मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, इस वजह से मेरे पास आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। जिस पर करण कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब तुम बस मुझे उनका नाम बता दो, मैं उन सबको मार दूंगा। तब दिव्या कहती है कि मैंने उन 6 को तो मार दिया है, अब सिर्फ एक बचा है, तुम्हारा भाई विवेक, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा खिलवाड़ किया है। तब करण दिव्या को समझाता है कि विवेक तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता, पर दिव्या उसे मार देने को कहती है। इसके बाद कपिल डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल आता है विवेक को मारने के लिए। तभी अतुल कोश आ जाता है और जब कपिल रूम में उससे देखता है पर वो नहीं होता है, तब कपिल हॉस्पिटल की खिड़की से देखता है कि अतुल विवेक को बचाकर ले जा रहा होता है। फिर कपिल इन दोनों का पीछा करता है और इनके करीब आकर विवेक को पीछे से खींचकर गिरा देता है। फिर अतुल विवेक को बचाने के लिए कपिल से काफ़ी लड़ता है पर कपिल अतुल के पेट में चाकू मार देता है। फिर विवेक बोट से भागने की कोशिश करता है। तब कपिल बिना किसी बोट से समुद्र पर भागकर उसका पीछा करता है पर तभी अतुल फिर से उसे बचाने के लिए बोट से कपिल का पीछा करता है और उसके पास आकर उसे नीचे पानी में ले जाता है। तब कपिल अतुल को पानी में डुबा देता है और जब कपिल बाहर आता है तब तक विवेक भाग चुका होता है और यह करण जेल के दरवाजे को तोड़कर इन सबको मारकर यहाँ से चला जाता है।
इसके बाद फिर भी अतुल बचकर प्रिंसिपल के पास जख्मी हालत में आता है और उनसे कहता है कि आज मैं विवेक को बचाने के लिए उन शक्तियों से बहुत लड़ा हूँ और मैं उन्हें मार देना चाहता हूँ, पर इस मिटने वाले शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। और विवेक को बचाने के लिए कहता है और कहता है कि इंसान और आत्मा की जंग में जीत परमात्मा की होनी चाहिए। फिर अतुल मर जाता है। इसके बाद देखते हैं कि विवेक बचते बचाते यहाँ जाता है, पर कपिल को वो मिल जाता है और इसे बहुत मारता है। और तभी करण आ जाता है और कपिल के पेट में सरिया फेंक कर मारता है, पर इसे कुछ भी नहीं होता और ऐसे कैसे बाहर निकाल देता है। और फिर इनके बीच में काफ़ी फाइट होती है और हम यहाँ भी देखते हैं कि प्रिंसिपल कुछ मंत्र बोलकर दिव्य शक्तियाँ बुला रहे होते हैं। फिर कपिल करण के पेट में सरिया डाल देता है, जिससे करण बेहोश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि 3 तरह की दिव्य शक्तियाँ आ जाती है और एक होकर करण के पास जाकर उसमें समा जाती है। फिर करण को होश आ जाता है और शरीर को बाहर निकल देता है। फिर कपिल में भी दिव्य समा जाती है, पर करण में ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ होती है, इस कारण उसे काफ़ी मारता है और उसे बीच में से चीर कर तेजाब में डाल देता है, जिससे वो मर जाता है और फिर उसे मुक्ति मिल जाती है और दिव्या को भी। और करण अपने भाई विवेक को बचा लेता है। इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है।